जी नमस्कार। जहां तक क्रूड की बात है, दोनों तरफ से अभी भी काफ़ी कन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट जारी हैं। कभी आता है कि पीस डील हो ही रही है, बातचीत बहुत फॉरवर्ड लुकिंग है, और उसके बाद फिर हम यूरेनियम पे, ओमान पे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के टोल पे आके अटक जाते हैं। किस तरह से आप ये सारा कुछ रीड कर रहे हैं और आपको क्या लगता है कहाँ जा रहे हैं क्रूड प्राइसेस? देखिए, अगर आप बाजार को देखिए, बाजार ने तो काफी रिस्ट्रेन भी दिखाया है, मैच्योरिटी भी दिखाई है, लेकिन हकीकत यह है कि जो तेल का बाजार है, तेल की दुनिया में अभी वो कन्विंस नहीं है कि कहीं जो है वो ईरान और अमेरिका खास तौर से, और पीछे कहीं ना कहीं इजराइल, ये शांति की तरफ बढ़ रहे हैं या जल्दी कोई शांति हो जाएगी। खबरें आती हैं पाकिस्तान के विदेश मंत्री वहां गए, उनके आर्मी के चीफ वहां गए, लेकिन बाजार उन सब से संतुष्ट नहीं है। उनको लगता है ये सब जो मीडिएटर हैं वो लाइट वेट हैं, इनकी बात सुनी नहीं जा रही है, और क्रेडिबिलिटी की भी वहां पर जो काफी बड़ी समस्या है। और दूसरी तरफ ट्रम्प साहब बयानबाजी में जो है वो उनका जारी है। उनका कहना है कि वो किसी भी तरीके से जो वहां पे जो एनरिच्ड यूरेनियम है उसको ले लेंगे और उसको खत्म कर देंगे वगैरह वगैरह। तो इसका कारण है कि जो तेल की कीमतें हैं वो लगातार, आपने देखा, बीच में नीचे जाती हैं, लेकिन जो है वो फिर ऊपर चली जाती है। हालांकि तेल बाजार में अभी उन्होंने पैनिक बटन नहीं दबाया। ऐसा नहीं उन्होंने कहा है कि कुछ नहीं हो सकता। अगर पैनिक बटन दबाते तो तेल जो है वो 135 140 डॉलर पर बैरल पे होता, लेकिन पैनिक बटन नहीं दबाया है। लेकिन जिस तरह से बातें आती हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को जो है टोलिंग करेंगे ईरान और ओमान मिला करके, और अमेरिका की लाख कोशिशों के बावजूद स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से जो ट्रैफिक है टैंकर्स का, वो उसमें कोई सिग्निफिकेंट कोई प्रोग्रेस नहीं है। तो बाजार इसको लेके मायूस भी, और बाजार बिल्कुल जो है वो ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, बल्कि वो लोग जिनका मानना है कि शायद सेकेंड राउंड ऑफ जो वॉर है वो दोबारा हो सकती है, अर्थात अमेरिका दोबारा हमला कर सकता है, उसको भी काफी ट्रैक्शन मिल रहा है। यही सब कीमतों में रिफ्लेक्ट कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो दूसरा बड़ा कारण जिसकी वजह से कीमत जो है बहुत ऊपर नहीं गई है, वो ये है कि नॉन गल्फ कंट्रीज से जो तेल का उत्पादन है और तेल की सप्लाई है, जो बड़ी अर्थव्यवस्था जिसमें भारत शामिल है, वो उम्मीद नहीं थी कि इतनी तेजी से बढ़ पाएगी। तो नॉन गल्फ कंट्रीज से जो तेल के जो आवागमन है, तेल की सप्लाई है, भारत जैसी अर्थव्यवस्था के लिए, जापान जैसी अर्थव्यवस्था के लिए काफी बड़ी है, जिसमें अमेरिका शामिल है, गुयाना शामिल है, वेनेजुएला शामिल है, ब्राजील शामिल है, नॉर्वे शामिल है, नाइजीरिया शामिल है, अंगोला शामिल है। तो ये सारे जो खाड़ी के देश नहीं है, लेकिन बड़े तेल के उत्पादक हैं। भारत ने भी काफी बड़ी मात्रा में इन लोगों से तेल लेना शुरू किया, और वो तेल पहुंचना शुरू हो गया है भारत। तो इससे लेकर के जो एक ये था कि शायद अगर गल्फ का 15% तेल चला गया तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो भारत का आपने देखा थोड़ी सी खपत में कमी आई है, जो नया डेटा है, लेकिन साथ में जो हमारी सोर्सिंग है तेल की, वो अमेरिका से बढ़ गई है, वेनेजुएला से बढ़ गई है, गुयाना से बढ़ गई है, अन्य देशों से बढ़ी है। इसीलिए पैनिक नहीं है, लेकिन जो कीमत है उसमें बेचैनी है, क्योंकि जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है लैंडस्केप में, कहीं कोई आशा की किरण फिलहाल तो नजर नहीं आ रही। इन सब के चलते अगर हम ग्लोबल बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट्स यहाँ पर देखें तो 85 से लेकर 105 के बीच में उनको लगता है कि कच्चा तेल इस साल में एवरेज कर सकता है। आपको क्या लगता है? देखिए, ये अगर जो है दोनों चीजें, अगर मान लिया अमेरिका दोबारा हमला करता है ईरान के ऊपर, तो वो हमला जो अभी तक हुआ है उससे 100 गुना ज्यादा बड़ा होगा, अर्थात वो आर पार का होगा। फिर अमेरिका तभी हमला करेगा जब उसको पक्का यकीन हो कि वो ईरान को पूरी तरह धराशायी कर सकता है। और अगर ईरान को वो धराशायी कर देता है, और तो फिर तो 1 डेढ़ साल के बाद तेल की कीमतें $60 पर बैरल हो जाएंगी, क्योंकि ईरान का तेल जो है वो सारा बाजार में आ जाएगा। तो अगर मान लिया वो ऐसा नहीं करता, तो दूसरा ये है कि कोई समझौता हो जाता है, और अगर समझौता होता है तो भी जो है एक समय के बाद तेल की कीमतें नीचे जाएंगी, क्योंकि पश्चिम कंपनियों का, अमरीकी कंपनियों का ईरान के तेल के बाजार में घुसना, वो भी उस एग्रीमेंट के अंतर होगा। फिर उसके उसके साथ साथ ही होगा। कहीं ना कहीं अमेरिका चीन को उस पूरे इलाके से जो है कमजोर करना चाहता है, जिसमें ईरान भी शामिल है। और दूसरी तरफ जो नॉन गल्फ कंट्रीज हैं, उनकी जिस हिसाब से सप्लाई बढ़ रही है, अमेरिका का भारत के ऊपर दबाव भी है कि आप हमसे और एनर्जी खरीदिए और तेल खरीदिए। अगर इकोनॉमिक सही होती है तो भारत को तो नेशनलिटी तो भारत नहीं देखता है, भारत तो ये देखता है कि दाम क्या है और सप्लाई के टर्म्स क्या है। अगर अमेरिका बेहतर देता है तो बहुत अच्छी बात है, रशिया दे देता है वो भी बहुत अच्छी बात है, जो भी देता है उससे तेल लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये जो आपने बताया, मेरा भी मानना है कि अगर जो है युद्ध होता है, और अगर धराशायी युद्ध होता है, ईरान को धराशायी कर दिया जाता है, या युद्ध नहीं भी होता, इस तरीके से चलता है, तो तेल की कीमत जो है
वो $100 के आसपास घूमेंगी। बहुत ज्यादा ऊपर जाएंगे मुझे नजर नहीं आता, क्योंकि खाड़ी के देशों के तेल के ऊपर निर्भरता से जितनी बेचैनी पैदा हुई थी वो उतनी उसको नॉन गल्फ कंट्रीज ने जो है संभाल लिया, सप्लाई ने संभाल लिया। लेकिन एक चिंता सिर्फ है बीच में इंटरिम हुई है कि जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स है तमाम देशों के वो काफी खाली हो गए हैं। उनको भरने के लिए भारी मात्रा में ये देश आएंगे और तेल को खरीदेंगे। उस दौरान वो जो एक महीना होगा उसमें तेल की कीमतें जो है वो $110 भी जा सकती हैं स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स को दोबारा भरने के लिए। लेकिन अभी हो सकता है वो भी इसका इंतजार करें कि शायद ईरान का कुछ हो जाए या जो और देश हैं वो अपनी सप्लाई को बढ़ा दे। चिंता बहुत, लेकिन जैसे मैंने कहा पैनिक बटन दबाने की या बहुत घबराने की जरूरत नहीं। मिस्टर रेंजर, जैसे आपने कहा कि अब खाड़ी देशों पे बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिपेंडेंस नहीं है, क्या हम एक चेंजिंग ऑयल वर्ल्ड मैप यहाँ पर बनता हुआ देख रहे हैं? मनीषा, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। अब हम ये तो देख रहे हैं कि पूरा जो ऑयल सप्लाई का जो ग्लोबल सप्लाई सिस्टम था और उसका जो एक नक्शा था उसमें बदलाव तो आ रहा है। तमाम ऐसे देश हैं उनका ये मानना है कि अब जो है खाड़ी के देशों पर अपनी निर्भरता को कम करो और जो नॉन गल्फ कंट्रीज है, पर्शियन गल्फ कंट्रीज है, वहां से हो सकता है समय ज्यादा लगे, अर्थशास्त्र बदल जाए, लेकिन जो रिस्क फैक्टर है वो काफी कम हो जाएगा, तो वहां से तेल ज्यादा मंगाओ, जिसमें अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, गुयाना, ब्राजील ये सब भी शामिल हैं और अफ्रीका के देश भी शामिल हैं और दूर दराज के देश जैसे नॉर्वे और रशिया वो भी इसमें शामिल है। तो वो सब तो रीड्रॉ हो रहा है। हमने देखा है इंग्लैंड ने, जिसने बड़ी फोर्सफुली रूसी तेल पर सैंक्शंस लगा दी थी, उन्होंने अपनी सैंक्शंस को परसों हटा दिया। इंग्लैंड जैसे कंट्री ने जो सबसे ज्यादा वोकल था। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये रियलिटी आ रही है कि तेल की कीमतें ज्यादा होती हैं तो अर्थव्यवस्था को जो है वो स्ट्रक्चरली और फंडामेंटली डैमेज करती हैं उससे। इसलिए जो एक सीमा से ज्यादा तेल का जो वेपनाइजेशन नहीं करो। तो एक नए एनर्जी ऑर्डर का जन्म हो रहा है, उदय होना शुरू हो चुका है और जो न्यू इंटरनेशनल एनर्जी ऑर्डर होगा उसकी डिपेंडेंस जो है मिडिल ईस्ट पे या पर्शियन गल्फ कंट्रीज में पहले के मुकाबले सिग्निफिकेंटली कम होगी। हालांकि भारत को देखना होगा, चूंकि वो हमारे लिए बहुत नजदीक है, वहां से 4-6 दिन में तेल आ जाता है, कि क्या ऐसी उस पर्शियन गल्फ के अंदर कुछ ऐसे देश हैं जिनसे अपने ऐसे संबंध बना सकते हैं कि अगर स्टेट ऑफ हॉर्मूज या दोबारा जंग होता है तो सप्लाई भी सिस्टम ना पड़े। और उसके तहत भारत जो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की जो फुजैरा से सप्लाई है और ओमान से सप्लाई उस पर बहुत गौर देख रहा है और उसके अर्थशास्त्र को भी बड़े गहराई से भारत उसका अध्ययन कर रहा है। बहुत शुक्रिया मिस्टर तेजा साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली